हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिंदी के अंतरा बुक का चैप्टर 5 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका टाइटल है ज्योतिबा फुले। पाठ का पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर प्रहार किया, जिसमें ब्राह्मण समाज स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करते थे और दलित और महिलाओं को दबा कर रखते थे और उन्हें किसी तरह की स्वतंत्रता और शिक्षा नहीं दी जाती थी। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा, स्त्री अशिक्षा, स्त्री स्वतंत्रता, दलित वर्ग के शोषण तथा पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर प्रहार किया। वे सोचते थे कि राज सत्ता और ब्राह्मण अधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ-गांठ करके सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करके अपने हित में करते हैं, जिससे दलितों और नारियों का शोषण होता है। इसलिए उन्हें शोषित वर्ग को मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए विद्रोह किया। पाठ का दूसरा प्रश्न है, आदर्श परिवार की परिकल्पना क्या थी, स्पष्ट कीजिए। ज्योतिबा फुले की कल्पना थी कि समाज पढ़ा लिखा हो, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, वह स्वयं के विवेक से कार्य कर सके और कोई भी निर्णय कर सके। वह समाज को स्वतंत्र बनाना चाहते थे, ऐसा नहीं कि वह कहीं से विचारों को ग्रहण करे और उस पर बिना सोचे विचार किए आगे बढ़ता जाए। ऐसा करके वह गुलामी और दासता का शिकार हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक आदर्श परिवार की कल्पना की, जिसमें सभी शिक्षित हो और उस धर्म को अपनाए जिसमें उन्हें सच्चाई दिखती हो। पाठ में उन्होंने चर्चा भी की है कि उनके मत में जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार आदर्श परिवार होगा। पाठ का तीसरा प्रश्न है, अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। जब देश में जाति प्रथा विभत्स रूप में फैली हुई थी, स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोग उदासीन थे। ऐसे में महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम आरंभ किया और महात्मा फुले ने दलितों पर लगे अछूत के लांछन को धोने और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के भी प्रयत्न किए। इसी दिशा में उन्होंने दलितों को अपने घर के कुएं का प्रयोग करने की भी अनुमति दी। शूद्रों और महिलाओं में अंधविश्वास के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक और सामाजिक विकलांगता को दूर करने के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया। उनका मानना था कि यदि आजादी, समानता, मानवता, आर्थिक न्याय, शोषण रहित मूल्यों और भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है, तो असमान और शोषक समाज को उखाड़ फेंकना होगा। पाठ का चौथा प्रश्न है, सावित्रीबाई के प्रमुख कार्य क्या थे। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। सावित्रीबाई फुले, जो कि ज्योतिबा फुले के पत्नी थी, ने उस समय के दौर में लड़कियों और वंचित समुदायों के लिए शिक्षा का अलख जगाया। जब उनका पढ़ना लिखना एक तरह से मना था, आज से करीब 170 साल पहले उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर कई ऐसे क्रांतिकारी काम किए जिनको लेकर आज भी हमारा समाज संकीर्ण रवैया अपनाता है। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत में एक ऐसी महिला के रूप में भी श्रेय दिया जाता है जिन्होंने ऐसे समय में जब महिलाओं को दबाया जा रहा था, वे उपमानव के अस्तित्व में जा रही थी, फुले ने स्वयं की आवाज को बुलंद किया और महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सावित्रीबाई के प्रमुख कार्य कुछ इस तरह से है। उन्होंने देश में पहले किसान स्कूल की स्थापना की थी। वर्ष 1852 में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए प्रभावी पहल की थी। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ अभियान चलाया, बल्कि नवजात कन्या शिशुओं के लिए आश्रम भी खोले ताकि उनकी रक्षा की जा सके। उनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था। पाठ का पांचवा प्रश्न है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और क्लेश हो जाते हैं। साथ मिलकर चलना तो कठिन हो जाता है।
अहंकार की भावना रिश्तों के मध्य दीवार बन जाती है। लेकिन जब हम ज्योतिबा बाई फुले और सावित्री बाई, जो उनकी पत्नी हैं, को देखते हैं तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, एक दूसरे के सपनों को अपना बना लेना चाहिए, जीवन की डगर में आने वाली कठिनाई को एक होकर झेलना चाहिए, एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना चाहिए, एक दूसरे की कमी को बताने के स्थान पर उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। पाठ का छठा प्रश्न है, ज्योतिबा फुले स्त्री पुरुष के बीच किस प्रकार के संबंध चाहते थे? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, ज्योतिबा फुले स्त्री और पुरुष के बीच में बराबरी का संबंध चाहते थे। पुरुष वर्ग की मानसिकता बनी हुई थी कि स्त्रियां उससे कम और अशिक्षित रहे, क्योंकि अपना वर्चस्व तभी तक रह सकता है जब तक स्त्री अशिक्षित रहे। इसके लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा को वर्जित किया हुआ था। ज्योतिबा फुले ने स्त्री पुरुष की समानता के लिए ही कन्या विद्यालय की स्थापना की और स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों के समानांतर हो, इसकी वकालत की। पाठ का 8वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले और सावित्री कैसे एक और एक मिलकर 11 हो गए? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, ज्योतिबा और सावित्री ने आपस में मिलकर पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा मिशन को पूरा किया। वह मिलकर किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करते थे। लोग उनके काम में तरह तरह की बाधाएं डालते थे, लांछन लगाते थे, पर वह लगातार बरसों तक एकजुट होकर काम करते रहे। उन दोनों ने मिलकर काम करने से सामाजिक परिवर्तन की राह और आसान हो गई, इसलिए दोनों के संयुक्त प्रयास एक और एक मिलकर 11 हो गए। उन्हें अपने मिशन में सफलता भी मिली। पाठ का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जिसमें क है, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव यानी ब्राह्मण शर्मा गए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, ज्योतिबा बाई फुले कहते हैं कि सबसे शूद्र जाति वाले लोग ने शिक्षा के महत्व को समझकर शिक्षा ग्रहण करना आरंभ कर दिया। तब से ब्राह्मण समाज का अंत आ गया। वेदों के नाम पर इन्होंने समाज के अन्य लोगों को दबाकर रखा, लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। अब वेदों का महत्व समाप्त हो गए। शूद्रों के पास ज्ञान की शक्ति देखकर ब्राह्मण समाज लज्जित हो गया, जिसमें इतने वर्षों ने उन्होंने अपना अधिकार बनाए रखा था, अब उनका नहीं रहा। शिक्षा का अधिकार सबके लिए और अब सब उनका फायदा उठा सकते हैं। ख प्रश्न है, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। इसका उत्तर ऐसे होगा, ज्योतिबा बाई फुले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर उठाने नहीं दिया, पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए, तभी वे अपने अधिकारों को पा सकेगी। पाठ का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जिसमें क है, स्वतंत्रता का अनुभव हर स्त्री की थी। इसका उत्तर ऐसे होगा, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित रचना ज्योतिबा फुले से ली गई है। इन पंक्तियों में ज्योतिबा फुले स्त्रियों को अपनी शोषण अवस्था से उठकर अपने अधिकार पाने के लिए उत्साहित करते हैं। ज्योतिबा फुले ने स्त्री को समानता और स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करने के लिए नई विवाह विधि की रचना की, जिसमें उन विचारधारा को निकाल दिया जिससे स्त्री को गुलाम समझा जाता था। उन मंत्रों के स्थान पर ऐसे मंत्र बनाए जिनमें वधू वर से अपने लिए स्वतंत्रता की मांग करते हुए कहती है कि उन्होंने अपनी आज़ादी कभी महसूस नहीं की। पहले मैं स्त्री अपने पति से कहती हूँ कि हम स्त्रियां बचपन से ही हमारी स्वतंत्रता ले ली जाती है। मृत्यु तक इस गुलामी युक्त जीवन को स्त्रियां जीने के लिए विवश होती है। अतः तुम कसम खाओ कि मुझे मेरे अधिकार दोगे और अपने समान स्वतंत्रता पूर्वक जीने दोगे। अर्थात तुम्हें जिस प्रकार जीने का अधिकार है, वैसा ही अधिकार मुझे भी विवाह के बाद मिलेगा। ख प्रसंग है, मुझे महात्मा कहकर अलग न करें। इसका उत्तर इस तरह से होगा, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित रचना ज्योतिबा फुले से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में ज्योतिबा फुले उस विषय में विचार रखते हैं कि जहां उन्हें महात्मा शब्द से संबोधित किया गया।
ज्योतिबा फुले के कार्य के लिए उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया गया था। उन्होंने तब कहा था कि मुझे इस प्रकार की पदवी न दे। इस प्रकार की पदवी पाकर मनुष्य अपनी दिशा से भटक जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है और उसके कार्यों को विराम लग जाता है। मुझे इस स्थिति से बचाएं और अपने जैसा ही रहने दें, तभी मैं अपने कार्यों को सही प्रकार से कर पाऊंगा। पाठ के कुछ अन्य प्रश्न इस तरह से हैं, जिसमें पहला है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इस सूची के निर्धारणकर्ता उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। ब्राह्मण होते हुए भी वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार शासक और धर्म के ठेकेदार आपस में मिलकर प्रशासन चलाते हैं, इसलिए विशेष वर्गों और स्त्रियों को मिलकर प्रशासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल गई होती। वे विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते थे वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में उनका नाम न रखकर ज्योतिबा फुले के कार्यों को दबाने का प्रयास किया। पाठ का दूसरा प्रश्न है, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? इसका उत्तर इस तरह से होगा, वर्ण और जाति के आधार पर मनुष्यों को बांटकर शोषण व्यवस्था के अनेक षड्यंत्र रचे। वे पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखकर उनका शोषण करते थे। जातिगत भेदभाव उत्पन्न कर एक दूसरे को लड़ाकर वे अपने स्वार्थ की सिद्धि करते थे और ऊंच नीच अमीर गरीब की भेद नीति से भी जन सामान्य का शोषण ही करते थे। चौथा प्रश्न इस तरह से है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? इसका उत्तर इस तरह से होगा, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए फुले जी के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान को समाप्त कर देना चाहिए तथा ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हों। ऐसे वचनों में कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष की मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। पांचवा प्रश्न है, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप में लिखिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, क, उनके पति ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ किया और मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा दी। ख, उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई ईसाई पुस्तक को पढ़ा। ग, अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की। घ, विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास तथा ससुर ने घर से निकाल दिया। अंग, इसके बाद उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना आरंभ कर दिया। और छठा प्रश्न है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप अपने समाज में क्या परिवर्तन चाहेंगे? इसका उत्तर इस तरह से होगा, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर मैं अपने समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने का प्रयास करूंगा या करूंगी। अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, वहां स्त्रियों को बोझ समझा जाता है। वहां हम जाकर लोगों को समझा सकते हैं और मुक्त शिक्षा देकर स्त्रियों की हालत में बदलाव ला सकते हैं।